फ्रेंड्स, क्या हो अगर दुनिया की 99% आबादी खत्म हो जाए और सिर्फ 1% लोग ही जिंदा हो और उन 1% लोगों में से कोई एक इंसान किसी शहर में अकेले ही फंस जाए खतरनाक राक्षसों के बीच। ऐसे ही एक कहानी लेकर आज हम आए हैं जिसका नाम है आई एम लेजेंड। एक आदमी एक शहर में पिछले कुछ सालों से अकेले ही सरवाइव कर रहा है। एक मेडिसिन के प्रयोग के दौरान वायरस के दुष्परिणाम से दुनिया के 90% लोग मारे गए हैं। बाकी बचे 10% लोगों में से 9% लोग वायरस की वजह से एक तरह के राक्षस में तब्दील हो गए हैं और सिर्फ 1% लोग ही जिंदा हैं और वायरस के कांटेक्ट में नहीं आ पाए हैं। फ्रेंड्स, इस मूवी की सबसे अनोखी बात यह है कि इस मूवी के 2 अलग अलग क्लाइमेक्स हैं और आज हम दोनों ही क्लाइमेक्स को एक साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक न्यूज एंकर एक डॉक्टर का इंटरव्यू ले रही है। डॉक्टर बोलती है कि मैंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। पिछले कुछ सालों से मैंने 10,009 लोगों के ऊपर इसका प्रयोग किया और वो सब अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। सीन चेंज हो जाती है। इस बात को अब 3 साल बीत चुके हैं। हम देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी बिल्कुल वीरान और शांत पड़ा है। सारी गाड़ियां रास्ते पे खड़ी है, मानो अपने मालिक के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। सड़कों पे इंसानों और गाड़ियों की जगह अब पेड़ पौधों ने ले लिया है। पूरे शहर में इंसानों का नामो निशान ही नहीं है। हम देखते हैं कि इस वीरान पड़े शहर में एक रेड कलर की कार तेजी से चली आ रही है। गाड़ी में नेविल अपने कुत्ते सैम के साथ शिकार पे हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें अपने सामने हिरणों का एक झुंड दिखता है। नेविल अपनी राइफल से उनका शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन नेविल उनकी स्पीड की बराबरी नहीं कर पाता और सारे हिरण भाग के घने जंगलों में छुप जाते हैं। मजबूरन नेविल और सैम को अपनी गाड़ी से निकलकर उन हिरणों के पीछे जाना पड़ता है। नेविल एक हिरण पे निशाना लगाने ही वाला था कि तभी एक शेर ने पीछे से आगे उस हिरण को झपट लिया। दरअसल अब पूरा शहर ही जंगल में तब्दील हो चुका है। सारे जंगली जानवर अब धीरे धीरे शहर में ही रहने लगे हैं। नेविल किसी भी तरह उस हिरण का शिकार करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसके घड़ी पे अलार्म बजने से वो अलर्ट हो जाता है क्योंकि थोड़ी ही देर में सूरज ढलने वाला है। वो फटाफट सैम को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन घर में घुसने से पहले वो चारों ओर अल्कोहल छिड़क देता है जिससे कोई भी जानवर नेविल या सैम की स्मेल सूंघ के उन तक न पहुंच सके। हम देखते हैं कि घर के अंदर पहुंच के वो सारे खिड़की और दरवाजों को अच्छे से बंद करके अपने घर को सिक्योर कर लेता है। नेविल और सैम डिनर करके दोनों एक साथ चुपचाप सो जाते हैं, लेकिन साथ में राइफल रख के। दोनों के चेहरों पे खौफ साफ साफ नजर आता है। हम देखते हैं कि देर रात उनके घर के आसपास बहुत से जीवों की आवाजें आने लगती है, जिससे दोनों घबराकर एक दूसरे को जकड़ लेते हैं। फ्लैशबैक में हम 3 साल पीछे की घटना देखते हैं। जिन लोगों के कैंसर की बीमारी का इलाज किया गया था, उनके शरीर में एक तरह के वायरस की उत्पत्ति हो गई है जो हवा में तेजी से फैल रहा है। इस वायरस के संपर्क में आने वाला इंसान अपनी जान गंवा देता है, लेकिन कुछ लोग उस वायरस की वजह से राक्षस या डार्क सीकर्स में बदल रहे हैं। वायरस की वजह से ये लोग अपनी सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह से खो बैठे हैं। ये हमेशा ही अंधेरे में रहते हैं और रात में ही शिकार पे निकलते हैं। दूसरी ओर इस पेंडेमिक के बीच नेविल अपनी पत्नी और बच्ची को लेके एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। दरअसल इस वायरस के पूरी तरह फैलने से पहले नेविल अपनी फैमिली को किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचाना चाहता है। वो अपनी पत्नी को बोलता है कि शहर से बाहर निकलते ही सीधे एटीएम जाना और जितना हो सके उतना पैसे निकाल के कम से कम 2 हफ्तों का खाना अपने पास रख लेना। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 2 हफ्तों में हम इस वायरस को कंट्रोल कर लेंगे। उसी समय रेडियो पे राष्ट्रपति का एक संदेश आता है कि कुछ ही देर में सेना की मदद से पूरे न्यूयॉर्क सिटी को अमेरिका से अलग किया जाएगा। राष्ट्रपति की आवाज में इस पेंडेमिक को लेकर चिंता साफ सुनाई देती है। कुछ ही देर में नेविल अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। हम देखते हैं नेविल सुबह उठ के अपने घर के बेसमेंट में जाता है। उसने अपने बेसमेंट को एक लैब में बदल दिया है, जहां उसने काफी सारे चूहों को पकड़ के रखा है जो कि वायरस से इन्फेक्टेड हैं। वो हर रोज उन चूहों पे एक्सपेरिमेंट करके उस वायरस से बचने के लिए मेडिसिन बनाने की कोशिश करता है। वो नोट करता है कि एक चूहे ने कुछ रिकवरी की है, साथ ही उसके स्किन में भी कुछ बदलाव देखा गया है, जिसे देख के वो सोचता है कि शायद उसने इस वायरस से बचने के लिए मेडिसिन तैयार कर ली है और उसका ये मेडिसिन अब ह्यूमन ट्रायल के लिए रेडी है। अब शायद इस मेडिसिन की मदद से सारे डार्क सीकर्स को वापस इंसानों के रूप में लाया जा सकता है। लैब से निकल के नेविल सैम के साथ पास ही एक स्टोर में जाता है। नेविल वहाँ रखे हुए बहुत सारे डमीज से बातें करता है, मानो कि वो इंसान हो। दरअसल काफी सालों से वो अकेला है, इसीलिए अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखने के लिए वो यहाँ आके उनसे बातें किया करता है। इसके साथ ही नेविल हर रोज रेडियो पे एक ब्रॉडकास्ट करता है। वो बोलता है, मेरा नाम डॉक्टर नेविल है। मैं इस पूरे शहर में एकमात्र बचा इंसान हूँ, लेकिन अभी भी अगर मेरे जैसा कोई भी इंसान इस शहर में जिंदा है जो मेरे इस मैसेज को सुन सकता है, तो साउथ स्ट्रीट सीपोर्ट पे आके आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं हर रोज दोपहर को यही मिलूंगा। मैं आप सब लोगों को रहने के लिए जगह और खाना दे सकता हूँ, साथ ही वायरस से सुरक्षा भी दे सकता हूँ। इसके बाद वो वहीं बैठ के अपना समय गुजारते हैं। उसी समय एक हिरण को देख के सैम उसके पीछे भागने लगता है। ये देख के नेविल भी उस हिरण के पीछे भागता है। हिरण के पीछे भागते हुए सैम एक अंधेरे बिल्डिंग में घुस जाता है, लेकिन नेविल उस बिल्डिंग में न जाके बाहर ही खड़ा हो जाता है।
अंदर जाने से पहले वो कुछ सोचता है, क्योंकि डार्क सीकर्स अक्सर इसी तरह के अंधेरी जगह पे रहते हैं। लेकिन सैम को बचाने के लिए मजबूरन उसे उस बिल्डिंग में घुसना ही पड़ता है। इधर उधर ढूंढने के बाद उसे सैम दिख जाता है। वो देखता है कि सैम एक टेबल के नीचे छुपा हुआ है और बहुत घबराया हुआ है। सैम के पास पहुँच के नेविल देखता है कि एक डार्क सीकर तेजी से भाग के उसकी ओर आ रहा है। नेविल उस डार्क सीकर को गोली मार के सैम को लेके वहाँ से भागता है, लेकिन बंदूक की आवाज सुन के बाकी के डार्क सीकर्स उनके पीछे भागने लगते हैं। नेविल और सैम किसी तरह से वहाँ से भाग के अपनी जान बचा के बाहर धूप में पहुँचते हैं। उनके पीछे पीछे एक डार्क सीकर भी बाहर धूप में आ जाता है। हम देखते हैं कि धूप के संपर्क में आते ही उसकी स्किन जलने लगती है। दरअसल उनकी स्किन इतनी पतली हो गई है कि सूरज की हल्की सी रोशनी भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और यही कारण है कि वो पूरे दिन किसी अंधेरे बिल्डिंग में रहते हैं और रात को शिकार पे निकलते हैं। अब क्योंकि नेविल को ये पता चल गया कि यहाँ बहुत सारा डार्क सीकर्स हैं, तो वो यहाँ से एक डार्क सीकर को किडनैप करने की सोचता है। थोड़ी देर बाद वो एक रस्सी से एक फंदा बनाता है। प्लान के मुताबिक जल्द ही एक डार्क सीकर उसके जाल में फंस जाती है। उस डार्क सीकर को बचाने के लिए अंदर से एक डार्क सीकर थोड़ी धूप में आके नेविल पे बहुत चिल्लाता है। उसे देख के ऐसा लगता है जैसे वो किसी भी तरह उस फंसे हुए डार्क सीकर को बचाना चाहता है। नेविल उस पकड़े गए डार्क सीकर को लेके अपने लैब पहुँचता है और उसको वो मेडिसिन देता है जो उसने रिकवर हुए चूहे को दिया था। वो देखता है कि मेडिसिन ने पहले तो अपना काम किया, लेकिन कुछ देर बाद मेडिसिन का असर खत्म हो गया, जिसे देख के नेविल अपसेट हो जाता है। वो अपना एक रिपोर्ट रिकॉर्ड करता है कि हवा या डार्क सीकर के स्पर्श से उसे अब तक इन्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कुत्तों को ये इन्फेक्शन उनके काटे जाने से हो सकता है। साथ ही वो अपने कुत्ते सैम को हिदायत देता है कि आगे से फिर कभी भी इस तरह अंधेरी जगह पे मत जाना। सीन फिर से फ्लैशबैक में एयरपोर्ट चली जाती है। हम देखते हैं एयरपोर्ट पे सभी को एक मशीन से स्कैन किया जा रहा है, ये चेक करने के लिए कि इनमें से कोई भी इन्फेक्टेड है या नहीं। कुछ देर बाद नेविल की पत्नी और बच्ची के लिए एक स्पेशल हेलीकॉप्टर आके उन्हें अपने साथ ले जाती है। निकलने से पहले नेविल की बेटी उनके कुत्ते सैम को अपने पिता को सौंप देती है। वो सैम को बोलती है, मेरे पिता का ख्याल रखना। इस समय सैम ही उसके पिता का एकमात्र सहारा है। इसके बाद उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है। हम देखते हैं कि उनके हेलीकॉप्टर के साथ एक और हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है, लेकिन दूसरे हेलीकॉप्टर पे डार्क सीकर्स ने अटैक कर दिया और अपना कंट्रोल खोने से वो हेलीकॉप्टर दूसरे हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिसमें नेविल की पत्नी और बच्ची थी। दोनों हेलीकॉप्टर के आपस में टकराने से एक बड़ा धमाका होता है। नेविल अपने सामने अपनी फैमिली को खत्म होते देख बहुत उदास हो जाता है। सीन प्रेजेंट में आ जाती है। अगली सुबह नेविल फिर से सैम के साथ शिकार पे निकलता है। साथ ही रोज की तरह मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है। वापस जाते समय वो नोटिस करता है कि स्टोर में जाके वो जिन डमी से बातें किया करता था, उनमें से एक डमी अब रास्ते पे खड़ा है। ये देखकर नेविल बहुत घबरा जाता है, क्योंकि इंसान के अलावा ये काम किसी और के बस की बात नहीं, और डार्क सीकर्स में अपनी कोई सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है, इसीलिए वो तो इस काम को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नेविल गुस्से और हताशा में चिल्लाता है कि तुम्हें यहाँ कौन लाया? क्या तुम यहाँ अकेले ही आए हो? अगर तुम जिंदा हो तो मेरी बातों का जवाब दो। दरअसल इतने दिनों से अकेले इस शहर में रहने की वजह से नेविल अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। वो पागलों की तरह चारों ओर गोली चलाने लगता है। डमी के पास पहुंच के वो देखता है कि वहाँ चारों ओर रस्सी से एक जाल बिछाया गया है। ये जाल ठीक वैसा ही था जैसा कि नेविल ने पिछले दिन एक डार्क सीकर को पकड़ने के लिए बनाया था। नेविल के कुछ समझने से पहले ही उस फंदे में उसका पैर फंसने से वो हवा में लटक जाता है। इस घटना के दौरान उसका सर जमीन में टकराने की वजह से बहुत घायल हो जाता है। वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। काफी देर बाद उसकी घड़ी पे बजी अलार्म से उसे होश आता है। वो देखता है कि रात होने ही वाली है और सैम नीचे से उसे बुलाया जा रहा है। नेविल अपनी जेब से एक चाकू निकालकर अपने पैर में बंधी रस्सी को काटने की कोशिश करता है। कुछ देर कोशिश करने के बाद वो रस्सी तो काट लेता है, लेकिन रस्सी को काटते ही वो नीचे जमीन पे गिर जाता है और उसके हाथ में रखी चाकू गलती से उसके पैर में घुस जाती है। दर्द से वो तड़पने लगता है और अब वो खड़े होने की हालत में भी नहीं है, इसीलिए वो अपने हाथों से रेंगते हुए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ता है, क्योंकि और कुछ ही देर में सूरज डूबने वाला है और उससे पहले ही उसे अपने घर पे पहुंचना होगा, नहीं तो वो डार्क सीकर्स उसे मार देंगे। कुछ देर बाद वो देखता है कि दूर अंधेरे में एक डार्क सीकर खड़ा है और ये वही डार्क सीकर है जो पिछले दिन नेविल के ऊपर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। हम देखते हैं उस डार्क सीकर के पास कुछ डार्क सीकर कुत्ते हैं। वो अपने कुत्तों को नेविल पर छोड़ देता है। नेविल जल्दी से अपनी गाड़ी से बंदूक निकाल के उन डार्क सीकर कुत्तों को मार देता है, लेकिन उनमें से एक ने सैम को काट लिया, जिससे उसकी हालत अब खराब होने लगी है। नेविल जल्दी से उसे अपनी लैब लेकर जाता है और उसे वायरस से बचने के लिए कुछ इंजेक्शन देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में सैम पे भी अब वायरस का असर दिखने लगा है, जिसे देख के नेविल समझ जाता है कि सैम को वापस ठीक करना अब संभव नहीं है और उसके पूरी तरह से डार्क सीकर बनने से पहले ही नेविल उसका गला दबा के उसे मार देता है। ये करते हुए नेविल की आंखों में दर्द साफ देखा जा सकता है, लेकिन इसके अलावा नेविल के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस पूरी दुनिया में सैम के अलावा नेविल का अब कोई और नहीं था, लेकिन अब उसने उसे भी खो दिया। किस्मत ने उसे आज ऐसी जगह खड़ा कर दिया है कि उसे अपने हाथों से ही सैम को मारना पड़ा। इस पूरी घटना से नेविल बहुत अपसेट है। अगली सुबह सैम को दफनाने के बाद नेविल डिसाइड करता है कि आज रात उन डार्क सीकर्स को मारे बिना वो वापस नहीं आएगा। आज रात को वो उन डार्क सीकर्स से सैम की मौत का बदला लेगा। वो ठीक वैसा ही करता है।
रात को वो डार्क सीकर्स को मारने के लिए अपनी गाड़ी से निकलता है। बहुत सारे डार्क सीकर्स को अपनी गाड़ी से कुचलने के बाद एक समय उसकी गाड़ी पलट जाती है। कुछ ही देर में वहाँ वो डार्क सीकर पहुँचता है जिसने पिछले दिन नेविल पे अपने कुत्ते से हमला किया था और जिसकी वजह से सैम मारा गया था। और इस बार वो डार्क सीकर नेविल को मारने वाला था कि उसी समय पीछे से गाड़ी तेज रोशनी के साथ नेविल की ओर बढ़ती है। तेज रोशनी को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से सारे डार्क सीकर वहाँ से भाग जाते हैं। उस गाड़ी से एक औरत निकलकर नेविल को वहाँ से बचा लेती है। इस पूरी घटना से घायल नेविल ने धीरे धीरे अपना होश खो दिया। वो औरत गाड़ी चलाते हुए नेविल से उसके घर का ठिकाना पूछती है। नेविल बेहोशी में ही अपने घर का सही पता बताता है। अगली सुबह होश में आने के बाद वो अपने आप को अपने घर पे देख के हैरान हो जाता है। वो धीरे से अपनी गन निकालता है। अपने किचन में पहुंच के वो एक औरत और एक बच्चे को देखता है। वो औरत बोलती है उसका नाम एना है और उसके बेटे का नाम ईथन है। एना बोलती है कि मैंने रेडियो पे तुम्हारा मैसेज सुना, कल पूरे दिन हमने तुम्हारा वहाँ वेट किया, फिर रात में तुम्हें उन डार्क सीकर से लड़ते हुए देखा, फिर वहाँ से हम तुम्हारे घर पे आ गए। एना आगे बोलती है कि मेरे साथियों को डार्क सीकर्स ने खा लिया, अब सिर्फ हम 2 ही बचे हुए हैं। हम यहाँ से वर्मोंट जाएंगे। मैंने सुना है कि वहाँ अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। नेविल बोलता है ऐसी कोई भी जगह नहीं है और हमारे अलावा इस शहर में और कोई भी जिंदा नहीं है। एना बोलती है वो जगह पहाड़ों के ऊपर है और वहाँ का टेम्परेचर कम होने की वजह से वायरस वहाँ सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन नेविल किसी भी तरह उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। कुछ देर बाद एना बोलती है आज निकलने के लिए हम लेट हो गए हैं। अगर कल सुबह हम जल्दी निकल गए तो शाम होने से पहले ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे और अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। नेविल बोलता है मैं इस शहर को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। सब कुछ इसी शहर से शुरू हुआ था और मैं सब कुछ यही खत्म करना चाहता हूँ। अचानक नेविल एना की कुछ ही देर पहले कही बातों पे गौर करता है कि वायरस कम टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो लैब में रखे डार्क सीकर को चारों ओर से आइस से कवर कर देता है, जिससे उस डार्क सीकर की बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो गया। उसी रात एना नेविल को फिर से अपने साथ चलने को बोलती है, लेकिन नेविल बार बार बस यही बोलता है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है, ये बस तुम्हारी कल्पना है, हमारे अलावा और कोई भी जिंदा नहीं है। एना बोलती है नहीं, मुझे पता है ऐसी एक जगह है। नेविल बोलता है तुम्हें ये सब कैसे पता? एना बोलती है ईश्वर ने मुझे बोला और मेरे यहाँ आने के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। लेकिन नेविल एना की किसी भी बात पे यकीन नहीं करता। दोनों के इस बहस के बीच उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आती है। नेविल खिड़की से बाहर देखता है कि डार्क सीकर्स को उनके घर के ठिकाने के बारे में पता चल गया है। अब वो उसकी घर की ओर बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि नेविल ने पहले ही अपने घर के चारों ओर बहुत सारा बॉम्ब फिट किया हुआ है। अब रिमोट से वो ब्लास्ट कर रहा है, लेकिन इससे उसे कुछ खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो डार्क सीकर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और कुछ ही देर में वो डार्क सीकर्स उनके घर पे पहुंच गए हैं। उनसे बचने के लिए नेविल एना और ईथन को लेके अपने लैब में पहुंचता है। हम देखते हैं कि उस लैब में एक बहुत ही मोटे कांच की दीवार को बंद करके वो तीनों लैब में अपने आप को बंद कर लेते हैं। नेविल देखता है कि लैब में जिस डार्क सीकर के ऊपर वो टेस्ट कर रहा था उसकी हालत में अब सुधार है। कुछ ही देर में बाकी के डार्क सीकर्स भी उनके पीछे लैब में घुस जाते हैं। अब उनमें से डार्क सीकर्स का लीडर सामने आता है और ये वही डार्क सीकर है जो इतने दिनों से नेविल के पीछे पड़ा है। लीडर डार्क सीकर जोर जोर से कांच की दीवार पर धक्का मार के उसे तोड़ने की कोशिश करता है। अंदर से नेविल उन्हें चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं तुम सबको बचा सकता हूँ, मैंने इसका इलाज ढूंढ लिया है, तुम सब प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ। लेकिन कोई भी डार्क सीकर उसकी बातों पे गौर नहीं करता। हम देखते हैं कि एक डार्क सीकर ने अपने हाथों से कांच की दीवार पे एक तितली का आकार बनाया है। ऐसा ही एक तितली का टैटू लैब के अंदर बंदी डार्क सीकर के कंधे पे भी है। ये देख के नेविल पहले तो हैरान हो जाता है। फिर नेविल अपनी गन को धीरे से नीचे रख के उस डार्क सीकर की बॉडी से थोड़ा सा ब्लड सैंपल लेता है। उसके बाद एना को वो ब्लड सैंपल देके बोलता है कि इस ब्लड सैंपल में ही इस बीमारी का इलाज है। वो एना और ईथन को एक छोटे से चैम्बर में बंद कर देता है। एना बोलती है कि तुम भी हमारे साथ चलो। नेविल बोलता है कि इन्हें रोकने के लिए मुझे यही रुकना पड़ेगा। उन दोनों को उस चैम्बर में बंद करके नेविल एक ड्रॉर से अपनी पत्नी और बच्ची का एक फोटो निकालता है। उसके बाद पास के एक और ड्रॉर से एक बॉम्ब निकाल के वो उन ज़ॉम्बीज़ की तरफ भागता है। तुरंत ही वहाँ विस्फोट होने की वजह से नेविल और सारे डार्क सीकर्स मारे जाते हैं। हम देखते हैं अगली सुबह एना ईथन को लेके उस पहाड़ी इलाके में पहुँच गई है जहाँ जाने के लिए उसने नेविल को कई बार बोला था। हम देखते हैं कि उस पहाड़ पे सच में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में एना ने कई बार नेविल को बोला था। यहाँ अभी भी बहुत से स्वस्थ लोग हैं। अंदर पहुँच के एना उन्हें वो ब्लड सैंपल देती है जिसमें इस बीमारी का इलाज है। अब नेविल की वजह से ही पूरी मानव जाति वापस अपने अस्तित्व को बचा पाएगी। लेकिन इस मूवी में एक और क्लाइमैक्स है जिसमें एंडिंग डिफरेंट है। सेकंड एंडिंग में हम देखते हैं कि नेविल को मारने के लिए सारे डार्क सीकर्स लैब में घुस गए हैं। लीडर डार्क सीकर के कांच की दीवार पर तितली का निशान बनाने के बाद नेविल देखता है कि अंदर बंधे हुए डार्क सीकर के कंधे पे भी एक तितली का टैटू है, जिसे देख वो समझ जाता है कि लीडर डार्क सीकर अंदर वाले डार्क सीकर को यहाँ से छुड़ाने आया है। साथ ही नेविल ये भी समझ जाता है कि शायद ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए वो
वो तुरंत ही अपनी गन नीचे रख के उनके सामने सरेंडर करता है और फिर लैब का दरवाजा खोल के बंद पड़े डार्क सीकर को उन्हें वापस कर देता है। बाकी सारे डार्क सीकर्स नेविल को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लीडर डार्क सीकर उन्हें रोक लेता है। नेविल बेहोश पड़ी डार्क सीकर को एक इंजेक्शन देता है, जिससे वो तुरंत ही होश में आ जाती है। उसके होश में आते ही दोनों डार्क सीकर एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। वो उसे अपनी गोद में उठाकर तुरंत ही नेविल के लैब से बाहर निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि अगली सुबह नेविल, एना और ईथन उस पहाड़ की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ अभी भी कुछ लोगों के जिंदा होने के चांसेस हैं और अब उनके पास इस बीमारी का भी इलाज है, जिसकी मदद से वो पूरी मानव जाति को दोबारा हेल्दी बना सकते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।